मैंने कराची में एक ऐसी औरत को देखा है जो एक बेटे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसे खदशा था कि उसकी सौकन उसे मां नहीं बनने देगी। फिर एक दिन एक अलमनाक वाकया रूनुमा हो गया, आप भी देखिए। मुनज़्ज़ा अपनी 1 साला बच्ची का वॉश बेसन में मुंह धुला रही थी कि उसे अपनी सौगन फौजिया नजर आई। मुनज़्ज़ा ने पीछे मुड़कर देखा तो फौजिया तेजी से किचन की तरफ चली गई। मुनज़्ज़ा बेटी का मुंह धुलाने के बाद उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गई और उसके कपड़े तब्दील करने लगी। इस दौरान उसकी सौगन हाथ में चाय का कप लिए कमरे में चली आई। क्या बात है बहन, आज तो बड़ी चमक रही हो, लगता है बेटा आने वाला है। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी कुछ नहीं पता अभी। अरे मैं कौन सा जले जा रही हूँ, मैं तो खुश हूँ कि चलो मेरे वकार के यहाँ भी वारिस आ जाएगा। खुदा की जो मर्जी होगी। देखो मुनज़्ज़ा बहन, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, खुद पे औलाद हूँ तो क्या हुआ, मगर मामलात सारे जानती हूँ। किसने कहा कि आप बे औलाद हैं? मेरे बच्चे भी तो आप ही की औलाद है ना। खैर वो तो मैं वकार से पूछ ही लूंगी। वकार ने अपनी पहली शादी के 10-12 बरस तक औलाद ना होने की वजह से मानसेरा की मुतलिका मुनज़्ज़ा से शादी कर ली थी और अब वकार की दोनों बीवियां एक ही घर में रहती थी। बज़ाहिर तो सब ठीक था, लेकिन वकार की पहली बीवी को यह दुख खाया जा रहा था कि वकार की सारी तवज्जो अब उसकी दूसरी बीवी पर थी। उस रात वकार घर आया तो फौजिया उसे अपने कमरे में ले गई। वकार की दूसरी बीवी मुनज़्ज़ा ये मंजर देखकर एक तरफ को हट गई। कमरे में पहुंचकर फौजिया ने अंदर से चटखनी लगा ली। क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कर रही है? एक बात तो बताओ, ये तुम मुझे समझते क्या हो, कोई फालतू चीज? क्या हुआ है, कुछ बताओगी भी? वाह, ये कल तुम अपने उस लत्ती के लिए क्या लेकर आए थे? क्या लाया था? फल लेके आया था। तुझे पता है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, मैंने कोई गुनाह कर दिया है? माँ बनने वाली है तो जा फिर उसी के तलवे चाटो जाके। अरे जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। वकार पहली बीवी के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर गुस्से के आलम में मुनज़्ज़ा के कमरे में पहुंचा तो वो बिल्कुल खामोश थी। लो, अब आ गया हूँ तुम्हारे पास, बाकी की जो कसर है ना वो तू पूरी कर ले। अब क्या हो गया? मेरी जिंदगी तुम औरतों ने बर्बाद कर दी है। तो आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तीसरी ले आओगे? तीसरी ले आना? मैं पहले ही तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। जिंदगी आराम कर दी है तुम दोनों ने मेरी, और तीसरी की बात करती है। अच्छा छोड़े, खाना लाऊं मैं आपके लिए? जी नहीं, अब भूख नहीं है मुझे। क्यों? खाना क्या बाहर से खाकर आए? जी नहीं। आपकी वो नादिया मैडम ने लिफ्ट नहीं करवाया क्या आपको आज? नादिया? कौन नादिया? कौन नादिया? एक बात आप ना मेरी कान खोलकर सुन लें, अगर आपने किसी औरत पे नजर भी डाली ना तो अच्छा नहीं होगा। नादिया मेरी 22 साल पुरानी दोस्त है, और तुम औरतों की जो है ना ये शक की आदत नहीं गई। शक की आदत नहीं गई। वकार के घर में अजीब सी कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था। वकार की पहली बीवी मुनज़्ज़ा पर तंज करने से बाज नहीं आती थी, और जबकि वकार और मुनज़्ज़ा के दरमियान नादिया की बात पर हमेशा झगड़ा चलता रहता था। वकार की पहली बीवी मुबैना तौर पर लगाई भुजाई करके वकार और मुनज़्ज़ा के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही थी। देखो मेरी बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ, लेकिन
वकार को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। आजकल उसका ज्यादातर वक्त उसी चुड़ैल के साथ गुजरता है। कौन वो नादिया? हाँ तो और कौन? फौजिया, अगर ये बात सच हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रही ना बेवकूफ की बेवकूफ। अरे पागल, अपनी जान देने से क्या फायदा हासिल होगा? हमारा मुजरिम तो एक ही है ना, वकार। शुक्रिया, तुमने मुझे बता दिया। आने दो वकार को, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। फौजिया लगाई बुझाई करके मुस्कुराती हुई चली गई और मुनज्जा अपने शौहर को कॉल मिलाने लगी। मुनज्जा कई बार कॉल मिलाने की कोशिश करने के बाद शदीद तैश के आलम में आ गई। अच्छा वकार, अब तुम मेरी कॉल भी काटोगे। देखती हूँ कब तक कॉल काटते हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। उसने फोन मसहरी पर फेंक दिया और खुद बेसुध होकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई और अपना सांस दुरुस्त करने लगी। थोड़ी देर में मुनज्जा के फोन पर बेल हुई। मुनज्जा ने फोन देखा, ये उसके शौहर की कॉल थी। मुनज्जा ने कॉल काट दी, जिसके बाद दोबारा कॉल आई। अब मुनज्जा ने गुस्से के आलम में कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कब आओगे याशियां करके? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है ना मेरा कि मैं तुम्हारे दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? बोलो ना, आ रहा हूँ। मुनज्जा ने अभी बात खत्म ही की थी कि फौजिया तंज़-आमेज़ मुस्कुराहट के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बना लिया ना उसे तुम्हें बेवकूफ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये बच्चा पैदा ही ना होने देती। सारी जिंदगी अपने वारिस के लिए तरसता रहता वो। खुदा का वास्ते फौजिया, मुझे अकेला छोड़ दें आप। चली जाएं यहाँ से, ये मेरा वकार का मसला है। उस दिन फौजिया हसद की आग में इस तरह जल रही थी जैसे सूखी लकड़ी किसी अलाव में फेंक दी जाए। उसे अपनी बेतौकीरी का दुख था। उसे यह हरगिज गवारा नहीं था कि उसका शौहर मुनज्जा पर तवज्जो करे। मुनज्जा फौजिया के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। वो दिल ही दिल में कुड़ रही थी। फिर वो घर से बाहर निकल गई। फौजिया ने एक रक्षे को हाथ दिया। रक्षा रुका तो वो अपने भाई के घर चली गई। बहन को परेशान देखकर भाई ने दिलासा दिया, मगर फौजिया का बस चलता तो वो अपने शौहर को मुनज्जा से छीन लेती। एक रात अचानक फौजिया शदीद घबराहट के आलम में घर से बाहर निकलकर पड़ोस का दरवाजा खटखटाने लगी। फौजिया को घबराहट के आलम में देखकर कुछ महल्ले पड़ोस वाले उसके साथ आ गए। लोग मुनज्जा के कमरे में दाखिल हुए तो मुनज्जा की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सवाल यह है कि मुनज्जा को किसी ने कत्ल किया था या फिर उसने अपने शौहर की बेवफाई से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। मुनज्जा की लाश को उसके आबाई शहर मानसेरा भेज दिया गया था, जबकि तदफीन के 3-4 रोज के बाद उसकी मां कराची पहुंचकर सीधे थाने पहुंच गई थी। मुनज्जा की मां थाने में दाखिल हुई तो एक आवाज सुनकर रुक गई। मुनज्जा की मां ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दामाद हवालात की सलाखों के साथ खड़ा था। मुनज्जा की मां आस्तीने चढ़ाती हुई हवालात की सलाखों के पास पहुंच गई। उसने चप्पल उतारी और अपने दामाद पर बरसाने की कोशिश करने लगी। अम्मा मेरी बात तो सुने। तुझे मैंने पहले ही कहा था, फौजिया मरवा देगी। फौजिया ने मरवा दिया मेरी बच्ची को। उसका भाई भी मिला हुआ है, इसका भाई भी कातिल है। अम्मा मैं तुझे कैसे बताऊं, क्यों नहीं समझ रही आप? मरवा दिया मेरी बच्ची को। मुनज्जा की मां शिद्दत गम से निढाल थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे कत्ल किया गया है और उसका शक वकार की पहली बीवी पर था।
मुनज़्ज़ा की मां शिद्दत गम से निढाल थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे कत्ल किया गया था। उसका शक अपने दामाद की पहली बीवी पर था। उस औरत ने इतनी धमकियां दी थी, वो जेलस हो रही थी, उसकी बेटी भी हो गई, उसके यहाँ बेटा भी हो रहा है, तो वो कातिल है कि नहीं है, आप मुझे बताएं। मुनज़्ज़ा की मां शब्बीर को सारी कहानी सुना रही थी। तो मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह आया कि इसको खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। जैसे गोली लगी हुई थी, इधर से निकली हुई थी। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, मेरे पास मूवी मौजूद है, मैं आपको दूंगी। और ये नील पड़ा हुआ था और नाक में रुई रखी हुई थी, मुंह में, कानों में, बस ऐसे थी। वो पेटी में बंद थी, हम लोगों ने नहीं खोला उसको। शब्बीर ने जब मुनज़्ज़ा के जेठ से पूछा तो उसने दावा किया कि मुनज़्ज़ा ने अपने शौहर की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की थी। इससे पहले भी 2-3 बार धमकियाँ दिए। एक बार पहले जो है ना, इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था, तो इन्हीं ने रात भी धमकी दी, मगर वकार तो ऐसी जो है ना, उसकी धमकी को ऐसी समझ के उसने मोबाइल साइलेंट पे लगा दिया। तो हमारे ख्याल में, हमारे यकीन में, हमारे जो जैसे हिसाब है, इन्होंने खुदकुशी की है। 3 बजे का वाक़िया, मैं दरवाज़ा खोलिया, बच्ची रोंदी असी मुनज़्ज़ा सुन दरवाज़ा नहीं खोलिया। मैं सामने पड़ोसी टाके वो 2 बच्चे वो भेजे ना अपने जेठा दर, उस फिर दरवाज़ा बड़ा जेठ भी ठकोरदे रहे, नहीं खोलिया। फिर उस नाल सरिये नाल तरोड़िए अगा असी गए ते मुनज़्ज़ा खूना बिच आइयां पेई दी असी जी। इसमें जो आईओ हैं, पहले आईओ थे भट्टी साहब थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि उनको जो पिस्टल है वो रिकवर हुआ अलमारी के अंदर से। तो नंबर 1 तो ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत खुदकुशी करे और उसके बाद पिस्टल जो है वो अलमारी में भी रख दे। मेडिकल रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो गोली फायर की गई है वो तकरीबन 6 इंच दूर से की गई है। तो ये भी जो है एक चीज़ के लिए सबूत काफ़ी है ये कनेक्ट करने के लिए कि इससे वो ये मर्डर है और प्री प्लान कत्ल है, डबल मर्डर केस है। उधर पुलिस मुनज़्ज़ा की मौत को खुदकुशी मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में मुनज़्ज़ा को लगने वाली गोली सर में पीछे से मारी गई थी। तो वहाँ जाके देखा, हालात वाक़यात इस तरह थे कि समझ नहीं आ रही थी कि खुदकुशी कैसे हो सकती है, क्योंकि उस खातून को जो गोली का ज़ख़म था वो सर के बिल्कुल पिछली साइड से था और जो एग्जैक्ट था वो माथे पे था। तो ये मुमकिन नहीं था कि इसको खुदकुशी डिक्लेयर किया जाए। मुनज़्ज़ा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, यह मोहम्मद शब्बीर को यकीन है कि पुलिस जरूर एक दिन हल कर लेगी। लेकिन शब्बीर का ख्याल है कि इस पुरस्रार कत्ल की तहकीकात के दौरान हसद और रकाबत के पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाए। शायद इस तरह असल सूरत हाल सामने आ सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। सुरजानी टाउन की रिहायशी नौरीन के साथ कुछ उबाश लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे कि ये देखकर कोच ड्राइवर नौरीन की मदद के लिए आ गया। इसके बाद क्या हुआ ये आप भी देख लीजिए। शाम का वक्त था और मुसाफिरों से भरी हुई कोच तेजी से सरजानी टाउन की जानिब जा रही थी। ड्राइवर ने मर्दों की सीटों पर कुछ खवातीन मुसाफिरों को बिठा लिया था। नौरीन भी एक सीट पर बैठी थी, जबकि उसकी बराबर वाली सीट और उसके पीछे वाली सीट पर 4 ओबाज किस्म के लड़के बैठे थे, जो लोगों से नजरें बचाकर नौरीन से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे। मुसाफिर कोच जगह जगह मुसाफिरों को उतारती हुई मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। टेप रिकॉर्डर पर बेहुदा गानों की गूंज में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। कोच जब निस्बतन खाली हो गई तो नौरीन लेडीज कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गई। जैसे ही नौरीन लेडीज कंपार्टमेंट में जाकर बैठी, एक लड़का खड़ा हुआ और उसने एक कागज पर लिखा हुआ अपना फोन नंबर नौरीन की तरफ बढ़ा दिया। नौरीन शदीद इश्तियाल में आ गई। उसने लड़के का हाथ पकड़कर अपनी चप्पल उतार ली। ड्राइवर ने यह मंजर देखा तो गाड़ी रोक ली। नौरीन शदीद इश्तियाल में लड़के पर जूती बरसा रही थी, जिस पर लड़का और उसके ओबाश साथी नौरीन को धमकियां दे रहे थे।
किसको बेवकूफ बना रही है? सारे रास्ते तो लाइन मारती हुई आई है। मैं लाइन मारी हूँ कि तू लाइन मारा? तू लाइन मारा कि मैं मार रही हूँ? ओए, क्या कर रहा है? ओए, तू बीच में मत बोल। मैं क्या है बे? तू बीच में नहीं आ, समझा ना? बे ओए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ता शर्म नहीं आती? चल नीचे उतर। नहीं उतरूंगा। क्या करेगा तू? ओए, ज्यादा गुंडागर्दी की ना तो इधर ही निकाल दूंगा तेरी सारी हेंकड़ी। चल नीचे उतर। अबे ओए चल, ओए चल। और चला तुम लोग भी बेघर तो। अबे चल रामखोर। नौरीन सरजानी टाउन की रिहायशी थी, गैर शादीशुदा थी और क्लिफ्टन के एक दफ्तर में 15-20 हजार पर मुलाजिमा थी। उस रोज ड्राइवर की हमदर्दी ने नौरीन के दिल में जगह पैदा कर दी थी और अब वो हर रोज यासीन ड्राइवर की कोच में ही आने जाने लगी थी। इन दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता चला गया, यहाँ तक कि यासीन ड्राइवर को जब भी पैसों की जरूरत होती तो नौरीन ही उसकी मदद करती। यासीन ड्राइवर की बीवी और यासीन का नौरीन के घर में भी आना जाना शुरू हो गया था। छुट्टी का दिन था, नौरीन अपने घर में थी कि ऐसे में ड्राइवर यासीन उसके घर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नौरीन ने पूछा तो यासीन ने बताया कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। नौरीन और उसकी मां ने यासीन को तसल्लियां दी और फिर वो रुखसत हो गया। बीवी के इंतकाल के बाद यासीन के ससुरालियों ने उससे नाता तोड़ लिया था और अब वो खासा परेशान रहने लगा था। नौरीन की मां अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन उसे फिक्र ये थी कि नौरीन ने अपनी शादी के लिए जो रकम जमा की थी वो ड्राइवर यासीन को बतौर उधार दे चुकी थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और नौरीन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपने पैसे की वापसी का मुतालबा करे। नौरीन की मां बार बार बेटी पर दबाव डाल रही थी कि वो अपनी रकम वापस ले। इसे अपने पैसे फौरन वापस लेने चाहिए। ठीक है अम्मी, कोशिश कर रही हूँ। जिस पर एक दिन नौरीन ने कोच से उतरते वक्त अपनी रकम की वापसी के बारे में बात कर ली। मेरे पैसे कब दोगे? हाँ, वो मैं जल्दी कर दूंगा। यासीन ने नौरीन को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही रकम वापस कर देगा। इस वाक़े के एक दिन बाद ही जब नौरीन की मां अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि नौरीन यासीन से फोन पर बात कर रही थी और खासा गुस्से में थी। वो खामोशी से ये गुफ्तगू सुनती रही। मेरा तुमसे ना कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना। और हाँ, मेरी रकम मुझे वापस कर दो, समझे तुम? नौरीन ने बात करने के बाद अपना मोबाइल फोन गुस्से में एक तरफ फेंक दिया। वो पांव पटकती हुई मुड़ी तो माँ से उसका आमना सामना हो गया। दोनों माँ बेटियों की नजरें मिली और माँ सारा किस्सा समझ गई। इस वाकये के बाद ड्राइवर यासीन ने एक ऐसी हरकत की कि जिसके बाद नौरीन का दिमाग चकरा कर रह गया। यासीन ने नौरीन के मंगेतर को फोन करके उसे बताया था कि नौरीन अच्छी लड़की नहीं थी और वो उससे शादी ना करे। नौरीन का मंगेतर शरीफ आदमी था, वो सारा मामला समझ गया और ड्राइवर यासीन को ऐसा जवाब दिया कि उसकी सिट्टी गुम हो गई। देख बात सुन, नौरीन मेरी मंगेतर है और वो एक अच्छी लड़की ना भी हो, लेकिन मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। और अगर तूने आइंदा नौरीन के मुतालिक कोई भी उल्टी सीधी बात की तो मैं तुझे देख लूंगा। ड्राइवर यासीन पर कर्ज वापस करने का मुतालिबा बढ़ता जा रहा था और नौरीन ने दो टोक अल्फाज में उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया था कि अचानक यासीन के दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा परवरिश पाने लगा। तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे? अरे तुम फिक्र मत करो, इंतजाम हो गया पैसों का। मैं कल आऊंगा तुम्हारे घर। बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। दूसरे दिन यासीन इंतहाई शर्मिंदगी का इजहार करते हुए नौरीन के घर आया और उसे ये कहकर अपने साथ ले गया कि वो किसी से पैसे लेकर उसको दे देगा। वो नौरीन को पैदल लेकर कोच के अड्डे तक आया। नौरीन कोच में बैठ गई। उस दिन यासीन और उसके कंडक्टर के अलावा एक और सज्जाद नामी ड्राइवर भी मौजूद था। कोच खाली थी। यासीन नौरीन के बराबर बैठ गया और ड्राइवर सज्जाद गाड़ी चलाने लगा। फिर गाड़ी अचानक एक कब्रिस्तान के पास रोक दी गई। नौरीन हैरानी से यासीन का चेहरा तकने लगी। ये तो मुझे
बीवी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चल के फातिहा पढ़ाता हूँ। बहुत नेक औरत थी तुम्हारी बीवी। नौरीन, मेरी तुमसे इल्तिजा है कि तुम मेरी बात मान लो। यानी तुमसे शादी करूं? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं आया। मुझे तो तुम्हारी नीयत पे कुछ शक लग रहा है। क्या है? अरे इधर तो हाथ मत लगाओ मुझे। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी नीयत बिल्कुल खराब नहीं है। तुम अच्छा इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ तो सही। अरे आओ बाबा, आओ। उस रोज जब नौरीन शाम तक घर ना आई तो उसकी मां ने फोन पर यासीन से राबिता किया। यासीन ने मां को बताया कि उसने नौरीन को कत्ल करके उसकी लाश एक खुश्क नाले में फेंक दी थी। बेटी के कत्ल की खबर सुनकर नौरीन की मां पर गशी के दौरे पड़ने लगे। नौरीन की मां का कहना था कि ड्राइवर यासीन ने शादी से इनकार और कर्जे की रकम हड़प करने के लिए उसकी मासूम मेहनतकश बेटी का खून किया था। ये भी उसे पता था कि उसकी मंगनी हुई है और अब 3-5 महीने बाद उसकी शादी हो जाएगी रबी अव्वल में, तो उसने यही सोचा कि एक तो मतलब मेरा पैसा बंद हो जाएगा जो मैं लेता रहता हूँ मदद के लिए, दूसरा फिर ये कि अगर ये मुझसे शादी कर लेती है तो मेरा घर भी चल जाएगा। शब्बीर के पूछने पर पुलिस ने यही दावा किया है कि नौरीन को कर्ज की वापसी के मुतालबे और शादी से इनकार पर कत्ल किया गया, जबकि कत्ल से पहले जाति का कोई सबूत नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहती है गला दबाया गया और फिर उसको फंदा दिया गया, तशद्दुद किया गया। यह है नौरीन की तस्वीर जो अपनी 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और बाप इंतकाल के बाद मेहनत मजदूरी करके घर की किफालत करती थी। नौरीन ने ड्राइवर यासीन के एक एहसान का बदला उतारने के लिए उसकी माली मदद करना शुरू कर दी थी, लेकिन यासीन ने शायद उसे सोने की चिड़िया समझ लिया था और अपनी ही मोहसिना की जान का दुश्मन हो गया और उसे कत्ल करके उसका घर बर्बाद कर दिया। शब्बीर का कहना है कि मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में एक ऐसी लड़की को देखा है जिसने अपनी पसंद की शादी की थी। ताहिरा एक बंगले से काम करके बाहर निकली तो उसी गली में एक घर जेरे तामीर था और साबिर नामी नौजवान मजदूरों की निगरानी कर रहा था। ताहिरा जब जेरे तामीर मकान के पास से गुजरने लगी तो उसकी नजर एक कूलर पर पड़ी। ताहिरा कूलर के पास पहुंचकर रुक गई और उसने पानी का गिलास भरने से पहले साबिर की तरफ देखा। साबिर ताहिरा को देखकर जल्दी से उसके पास आ गया और खुद पानी का गिलास भरने लगा। ताहिरा कूलर के पास ही पड़ी हुई एक ईंट पर बैठ गई और जब साबिर ने उसे पानी का गिलास दिया तो वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी। और दूं क्या? नहीं, बस काफी है, आज गर्मी बहुत है। हम तो सुबह से यही धूप में काम कर रहे हैं। यहाँ बंगले में काम करती है? हाँ। कितने पैसे मिल जाते हैं? मत पूछो, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा, यहाँ गुजरते हुए अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो क्या देंगे? नाम क्या तुम्हारा? अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे घर अगर दूर है तो बाइक पे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अगली गली में है घर। ताहिरा और साबिर की पहली मुलाकात ही मोहब्बत में तब्दील हो गई थी और अब साबिर ताहिरा पर बाकायदा हक जताने लगा था, लेकिन उसे ताहिरा का बंगलों में काम करना पसंद नहीं था। ताहिरा, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ बोल, वैसे मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है। तो फिर ये बंगलों में काम करना छोड़ देना। क्यों क्यों छोड़ दूं? रोटी तू खिलाएगा मुझे? हाँ ना, मैं कमाऊंगा। तू क्या समझता है मैं तुझसे शादी कर लूंगी? देख ताहिरा, तू मेरी मोहब्बत है, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। तो फिर भेज दे रिश्ता, लेकिन एक बात सुन ले, मैं काम करना नहीं छोड़ूंगी।
वैसे भी मुझे शक की मर्द नहीं पसंद। अरे शक कौन कर रहा है? मैं तो मोहब्बत कर रहा हूँ। ताहिरा के घर वालों ने अपनी बेटी की जिद के सामने हथियार डाल दिए और ताहिरा की शादी साबिर से कर दी और बदले में साबिर की बहन को ताहिरा के भाई से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद एक दिन ताहिरा घर से निकलकर बंगले की तरफ जा रही थी कि उसका देवर रास्ते में मिल गया। भाभी खैरियत तो है, कहाँ जा रही है? अरे भाई बाजी के यहाँ जा रही हूँ, उनके घर दावत है ना, तो थोड़ा काम है। देख भाभी, तू क्यों हमारा नाम डबो रही है? तुझे भाई ने मना किया है ना बंगले पर काम करने के लिए, और तो और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। देख नादिर, तू अपने काम से काम रख, मैं जानू और मेरा शौहर, चल हट रास्ते से। मुंहमारी के बाद उसका देवर सीधा अपने भाई के पास पहुंच गया जो जेरे तामीर इमारत में काम कर रहा था। हाँ बोल, क्या बात है? भाई तू क्या बिल्कुल बेशर्म हो गया है? हम न होता तो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते। ताहिरा का शौहर अपनी भाई की बातों पर यकीन कर बैठा था कि ताहिरा का चाल चलन सही नहीं है। एक दिन का जिक्र है कि ताहिरा घर के काम काज में मसरूफ थी कि उसका शौहर आ गया। उस दिन उसका मूड खिलाफे मामूल अच्छा था। आज बहुत अच्छी लग रही है। शुक्र है, मेरा ख्याल तो हुआ तुम्हें। आजकल थोड़ा बंसा पे रह रही थी। तो क्या करूं, मट्टी मल लूं मुंह पे? अच्छा, क्यों शक कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, एक गिलास पानी लेके आ। अच्छा। जैसे ही ताहिरा पानी लेने जाने लगी, शौहर की नजर तकिए के नीचे से झांकते हुए कुछ रुपयों पर पड़ी। साबिर खामोशी से नोट उठाकर गिनने लगा। ये पूरे 1500 रुपए थे। साबिर की आंखों में खून उतर आया और वो जोर जोर से धारने लगा। ताहिरा! ताहिरा! क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो इस तरह? क्या ये? कहां से आए पैसे? वो ये मेरी कजन ने रखवाए थे मेरे पास। अच्छा। अगले ही लम्हे जब साबिर ने ताहिरा के कजन को फोन करके तमाम सूरत हाल मालूम की तो ताहिरा के कजन ने रुपयों से लाइलमी का इजहार कर दिया। इस वाकये के बाद साबिर ने ताहिरा को अपने घर से निकाल दिया और ताहिरा अपनी रूदात लेकर सीधी बंगले वाली बाजी के पास पहुंची। बाजी मेरी जान छुड़ा दो उससे, वो मुझे मार देगा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी उससे। घर से निकालने के कई दिनों के बाद साबिर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए बंगले वाली बाजी के पास पहुंच गया, माफी तलाफी की और दोबारा तशद्दुद ना करने की जमानत देकर दोबारा अपनी बीवी को अपने घर ले आया। ताहिरा को शौहर से शिकायत तो थी ही, लेकिन वो जब भी अपने देवर को देखती आग बबूला होकर रह जाती थी, क्योंकि उसके ख्याल में सारी आग उसी की लगाई हुई थी। एक सुबह जब ताहिरा नीचे की मंजिल में किचन के पास काम कर रही थी कि देवर भी वहां आ गया। ताहिरा ने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन देवर ताहिरा पर जुमले कसने लगा। हाँ भाई, वैसे तो हमारा घर बाजार बन गया, अब तो हमारी घर की औरतें बन सवर कर बाहर जाती हैं और तो और पैसे भी कमा के लाती है। ताहिरा देवर का तंज सुनकर आग बबूला हो गई और उसके सामने अकड़ कर खड़ी हो गई। अरे भाभी, मेरी क्या मजाल, मैं तुझे कुछ कहूँ? तू तो बड़े बड़े घरों में काम करती है, बड़े बड़े लोगों से तेरे ताल्लुक है ना? क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाहता है तू मुझे? छोड़ भाभी, मेरा मुंह ना खुलवा, जाने दे मुझे। नहीं रुक, मुझे बता आखिर तू मुझे समझता क्या है? गिरबान छोड़ मेरा। क्यों छोड़ू मैं गिरबान? निकल यहाँ से, वरना एक लात मारूंगी मैं तुझे। तू
जीन जला दी। हाँ तू रात मारेगी मुझे, तेरे अंदर इतनी तपड़ के मुझ पे हाथ उठाएगी, बहुत चढ़ाएगी। बोल। हाँ नहीं ये ताहिरा ने एक जोरदार लात मारी तो देवर बिलबिलाकर एक तरफ गिर गया। अब वो जख्मी शेर की तरह भाभी को देख रहा था। फिर उसने उठते हुए ताहिरा को धक्का दिया और खुद गिरता पड़ता बावर्ची खाने की तरफ भागा। देवर वापस आया तो उसके हाथ में मुबैना छुरी थी। ताहिरा को छुरी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और 2 दिन के बाद ताहिरा का इंतकाल हो गया। गली वालों ने, काफी लोगों ने शोर सुना है कि इसके भाई को आके बाकायदा बताया गया है कि आपकी बहन को बहुत मार रहे हैं। ये जब भागता हुआ गया इसका भाई, तो वहां पे वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी। इसको किसी ने उठाया तक नहीं, किसी ने डॉक्टर के पास ले जाने की हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर आ गई एकदम से मेरे पास। डॉक्टर कहेगी कि क्या हुआ? मैंने कहा इसको मार दिया छुरी। कहने की छुरी? मैंने कहा कहने की इसको बच्ची तो ये कह रही है कि इसको छत से गिरी। मैंने कहा छुरी मारी। कहने की ताहिरा बेटा तुमने क्यों बोला? कहने की वो मुझे इन लोगों ने कहा था कि तुम बोलो वरना तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल देंगे। शब्बीर ने जब ताहिरा के घर वालों से बात की तो उनका कहना था कि ताहिरा के कत्ल में न सिर्फ उसका देवर बल्कि शौहर और ससुर भी शामिल थे। पुलिस ने ताहिरा के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया था और ये है वो मुलजिमान। भाई के साथ उनकी हाथापाई हुई है। भाई को थोड़ा सा धमकाया, ये किया वो किया। उसने बोला मैं तुम्हारी इज्जत और लेलाम करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। फिर भाई को गुस्सा आया, भाई ने उठा के छुरी। ताहिरा की मौत पर उसके घर वाले उदासी की तस्वीर बने हुए थे और ताहिरा के बच्चों की आंखों में खौफ था। पुलिस ने इस केस के बारे में जो मौक़िफ़ दिया था वो ये है। नादिर का कहना है कि भाई गया हुआ था बेकरी नाश्ता लेने के लिए, मेरी भाभी से तकरार हो गई इसी बात पर कि बच्चा लाने ख़राब है, तो जिस पर उसने मुझे मारना पीटना और बदतमीजी शुरू कर दी। मेरे से गुस्से पर काबू नहीं रहा, मैंने वहीं से किचन से छुरी उठाई और उसको मार दिया। अभी तक की तफ्तीश जो इस वक्त की है वो तो ये कह रही कि नादिर इन्वॉल्व था, उसका कसूर नहीं है, इसका साबिर का और अमीर बख्श का। अमीर बख्श तो बाद में उतर गया है, ऊपर से जब शोर शराबा हुआ है और बाद में